हाँ जी, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि 10 तारीख को यानी कि कल बीएसटीसी का रिजल्ट आ गया था। अब बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर एक्चुअल में मेरे नंबर कितने आए हैं, जो मार्क्स दे रखे हैं क्या वही हैं या जो परसेंट दे रखे हैं वो हैं, मुझे काउंसलिंग कैसे करवानी है, काउंसलिंग कब होगी, कॉलेज कौन से भरने हैं, क्या गलती ना करूं कि मुझे कॉलेज मिल जाए या अच्छे नंबर होने के बाद भी ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलती हो जाए और मैं कॉलेज से बाहर हो जाऊं। संस्कृत से सर मैंने दिया है, मुझे कौन सी वाली काउंसलिंग करवानी है, सामान्य काउंसलिंग करवानी है या संस्कृत वाली करवानी है। उसके अलावा भी सर कट ऑफ कितनी जाएगी, नंबर कितने सेफ है, इन सारों की आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको ऐसी देंगे कि आपका बीएसटीसी के बारे में कोई भी संशय ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जैसा कि आप देख रहे हो कि वीएमओयू की वेबसाइट है जिसमें आप लोगों को ने देखा कि रिजल्ट आ चुका है। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। अब उसके बाद अगली बात करें कि सर काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो बेटा अगर बात करें तो काउंसलिंग आज से शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग आज से शुरू हो चुकी है, ये पूरा उसका डिटेल आ गई है। इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा एक एक चीज कि एक्चुअल में मार्क्स आपके कौन से हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए पहली अगर अपन बात करें तो प्री डीएलएड का परिणाम 10 तारीख को जारी हो चुका है और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, अब बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर नॉर्मलाइजेशन किसका हुआ, सर पहली पारी वालों के भी नंबर बढ़े, दूसरी पारी वालों के भी नंबर बढ़े, तो पेपर किसका कठिन था। तो बेटा बता दूं, इस बार पारी के हिसाब से नंबर नहीं बढ़े हैं। इस बार जो नंबर बढ़े हैं वो ध्यान से आप इसको देखिए कि नंबर किसके बढ़े हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि नंबर किसके बढ़े हैं। तो जब आप ये देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में सीधा लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ वो खंड के अनुसार हुआ, यानी कि किसका ए खंड कठिन था, यानी जीके किसका कठिन था, किसका बे खंड कठिन था, किसका से कठिन था, किसका दे कठिन था। यानी कि जीके का अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मैथ्स रीजनिंग का अलग हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग हुआ है और लैंग्वेज का नॉर्मलाइजेशन अलग हुआ है। इसीलिए सभी के नंबर बढ़े हैं क्योंकि किसी का जीके कठिन था, किसी की रीजनिंग कठिन थी। तो आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि सर नंबर किसके बढ़े हैं, किस पारी के बढ़े हैं। अगर उसके बाद बात करें तो आप लोगों को बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त गलती कर दी। तो अगर आपके गलती आपके नाम, माता के नाम, पिता के नाम, फोटो साइन की नहीं है तो बाकी गलतियों में अभी आप 200 रुपए शुल्क देकर के करेक्शन करवा सकते हैं, चाहे वो संस्कृत वाला हो चाहे वो सामान्य वाला हो। सर मेरे तो नाम में गलती हो गई, मेरे तो मम्मी के नाम में गलती, पापा के नाम में गलती, क्या करूं। तो बने रहिएगा, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अब अगर तीसरी बात करें तो जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था उनका बिना कट ऑफ के रिजल्ट आ गया है। अब उसके लिए आप लोगों को काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। काउंसलिंग किसको करवानी है यह भी मैं आपको बताऊंगा, कितने नंबर पर करवानी है। तो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा आपके मात्र 3000 रुपए। तो क्या सर मुझे कॉलेज नहीं मिला तो मुझे पैसे वापस नहीं मिलेंगे या मिलेंगे, तो बात करेंगे इसकी भी कि आपको कैसे क्या मिलेंगे। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो प्री डीएलएड सामान्य व संस्कृत में सबको एक यूनिक काउंसलिंग आईडी मिली है, ठीक है ना। इस यूनिक काउंसलिंग आईडी से आप दोनों प्रकार की काउंसलिंग करवा सकते हो, पर ध्यान रखना जिसने संस्कृत से भी दिया है उनको दो काउंसलिंग आईडी मिली होगी, एक जनरल काउंसलिंग आईडी, एक संस्कृत काउंसलिंग आईडी। मैं आपको आगे उसका एक उदाहरण भी दिखाऊंगा। तो आप लोगों को यह करना है, जिन्होंने संस्कृत से दिया है उनको दोनों ही काउंसलिंग करवानी है, जनरल वाली भी संस्कृत वाली भी, ठीक है। दोनों अलग अलग काउंसलिंग होगी, दोनों में आपको कॉलेज मिलेगा। दोनों में कॉलेज मिलने के बाद आप जिसमें चाहो उसमें रिपोर्टिंग करवा सकते हो और आप उस कॉलेज में जा सकते हो। अगर दोनों में मिलता है तो किसी भी एक में जा सकते हो और किसी एक में मिलता है तो आप वहां जा सकते हो, यानी संस्कृत वाले को दोहरा फायदा है। फिर अगर जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो किसी ने दोनों में भरी है तो दोनों से उनको पृथक पृथक काउंसलिंग करवानी है। अब अगर अगली बात अगर अपन करें तो अगला पॉइंट है कि जिन अभ्यर्थियों के जो पाठ्यक्रम है उनको क्या करना है, अपने प्रवेश के लिए को अधिक सुरक्षित करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं कि ई मित्र वाले के भरोसे आप लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। तो इस बार जिसने ई मित्र वाले के भरोसे काउंसलिंग करवाई उसको कॉलेज मिलने के चांस कम हो जाएंगे क्योंकि उसको तो कॉलेज भरने हैं। तो सर क्या करें, आपको यह करना है, कम से कम मेरा सुझाव रहेगा कम से कम आपको
35 से 40 कॉलेज की लिस्ट बनानी है, और वो कॉलेज तो आपको भरवाने ही भरवाने हैं, उससे बैठ करके नामजद कि मुझे ये चाहिए। और कॉलेज की लिस्ट बनाते वक्त केवल नाम नहीं, उसका जो एक कोड आता है वो कोड आपको लिखना है, ताकि आप कॉलेज वाले को बताओ फला कोड वाला कॉलेज चाहिए। क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे एक ही नाम के बहुत सारे कॉलेज होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे कौन सा चाहिए था और मुझे कौन सा मिल गया, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको जिले भरने हैं कि ये 40 कॉलेज हो गए, इसके बाद मुझे पहली प्रायोरिटी में इस जिले के कॉलेज चाहिए, दूसरी में इसके चाहिए, तीसरी में इसके चाहिए, और अंत में आपको ऑल राजस्थान कर देना है, ताकि आपको राजस्थान में कहीं पर भी खाली हो तो मिल जाए। अब देखो उसके बाद एक दिक्कत और है, सर मैंने एसटीसी का फार्म तो भर दिया, पर मेरे 12वीं में परसेंट इतने हैं, तो कितने वाले को एसटीसी कर सकता है? तो बेटा ध्यान रखना, अगर आप जनरल से हो तो 12th में आपको 50% होने चाहिए। बाकी किसी भी कैटेगरी से हो, यानी आप महिला हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसी एसटी, ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, विधवा हो, परित्यक्ता हो, उन सबको 45% यानी 5% की छूट है। कम से कम इतने तो होने ही चाहिए 12वीं में, तभी आप एसटीसी कर सकते हो। बाकी आपने प्री एसटीसी में कितने नंबर प्राप्त किए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपके 45% नहीं है और 50% नहीं है तो। चलिए आगे की बात करते हैं कि अब जब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि सारी वेबसाइट पे जाना है, उसकी वीएमओयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग का पोर्टल चल गया है, लेकिन अभी तक उसमें भरा नहीं रहे। क्या हो रहा है वो भी हम आगे बात करेंगे, और आपको मैं ये भी बताऊंगा आगे कि एक्चुअल में आप वेबसाइट से अपने ओरिजिनल नंबर कैसे देख सकते हो कि सर मेरे तो नंबर इतना है, परसेंट इतने बता रहे, एग्जैक्ट मेरे नंबर क्या है वो भी आप वेबसाइट से देख सकते हो। कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म भरने के बाद लॉक करना है, फार्म को लॉक करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, जब श्योर हो जाओ तभी लॉक करना है। और अगर आप लॉक करना भूल जाते हो भरने के बाद, तो लास्ट डेट पर ऑटोमेटिक ही वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद बात करें सर पैसे कितने लगेंगे, तो बेटा पैसे तो लगेंगे एक बार तो 3000 रुपए। कितने रुपए? 3000। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो वीएमओयू 100 रुपए काटेगा और आपके पैसे आपको लौटा देगा, जिसको कॉलेज नहीं मिला। अब सर मेरे को तो कॉलेज तो मिल गया लेकिन मुझे रिपोर्टिंग नहीं करवानी, क्या करूं? तो ऐसे लोगों के कॉलेज क्या करेगा, वीएमओयू 500 रुपए काटेगा और 2500 वापस दे देगा उनको। पर ध्यान रखना पैसे उसी को वापस मिलेंगे जो काउंसलिंग फॉर्म में अपने खाता नंबर, आईएफसी कोड, माता पिता का नाम सही डालेगा, उसी को मिलेंगे। उसी के अंदर उसी खाते में पैसे वापस आएंगे जो खाता नंबर आप डालोगे। फिर उसके बाद बात करें कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जो गलत जानकारी देकर काउंसलिंग करवा लेगा तो उसके पैसे जब्त हो जाएंगे, उसको 3000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। फिर अगर उसके बाद की बात करें तो सर कॉलेज में फीस कितनी लगेगी, तो ध्यान रखना अगर आपको जैसे ही कॉलेज मिले आपको एक चालान जमा कराना पड़ेगा 13,555 रुपए का। कितना? 13,555 रुपए का चालान जमा कराना है। उस चालान की रिसिप्ट मिलेगी और वो एक कॉपी आपके रहेगी, एक कॉलेज को देनी है, और वहां जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ इसको सबमिट कराना है। सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से उसकी भी अपन बात करेंगे। पर ध्यान रखना ये 13,555 रुपए जमा कराने के बाद आपके दो सर मुझे तो एसटीसी नहीं करनी है, तो किसी भी हालत में ये 13,555 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। अब सर क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसकी अपन बात करेंगे, पूरा शेड्यूल आ चुका है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है काउंसलिंग पंजीयन से पूरा आप क्या कर सकते हैं, 200 रुपए में अपना संशोधन करा सकते हैं। ये 11 तारीख से 16 तारीख तक चलेगा। फिर अगर काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग 11 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो गई है, 16 तारीख तक ये काउंसलिंग चलेगी, जिसमें 3000 रुपए आपको फॉर्म भरने हैं। और जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में जिनको कॉलेज मिलेगा यानी प्रथम अलॉटमेंट सूची जो आएगी वो 20 तारीख को आएगी। कितनी तारीख को? 20 तारीख को आएगी। अब वो कोई संशय नहीं है कि पहले जब हम बता रहे थे ना कि बेटा 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आपको कैसे पता, कहाँ लिखा हुआ आ गया, पर अब तो सब लिखा हुआ ही है कि कब क्या होगा। फिर अलॉटमेंट के बाद आप 20 तारीख से 27 तारीख के बीच में आपको क्या करना है, वो पैसा जमा कराना है। उसी के साथ में 20 तारीख से 29 तारीख के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है। एक बात ध्यान रखना, क्या सर रिपोर्टिंग में मैं नहीं जाऊं, मेरे पापा को भेज दूं, भाई को भेज दूं, चल जाएगा? तो ऐसा नहीं चलेगा। रिपोर्टिंग के लिए आपको स्वयं को वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। सर रिपोर्टिंग के लिए या काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ध्यान रखना मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र उनका जिन्होंने
किसी भी कैटेगरी का फायदा लिया, यानी ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। कोई सब कैटेगरी का फायदा लिया, यानी कि विधवा, परित्यक्ता, एक्स आर्मी मैन, विकलांग, तो उनको भी वो सर्टिफिकेट चाहिए। ये बात का ध्यान रखना। अब सर संस्कृत वाले अपन बात कर रहे थे कि सर संस्कृत वालों को क्या करना। ये देखो मेरे पास में एक बच्चे का रिजल्ट है, उस बच्चे ने क्या किया कि जनरल से ना दे करके संस्कृत से दिया, यानी कि उसने संस्कृत वाला फॉर्म भरा, उसको ने दोनों से फॉर्म भरा। तो आप देख सकते हो उसको काउंसलिंग आईडी 2 मिली है कि भाई एक तो है जनरल काउंसलिंग आईडी, जनरल काउंसलिंग आईडी में उसको मिली है काउंसलिंग नंबर कितने 6,12,188 काउंसलिंग नंबर मिले, और संस्कृत में मिले उसे 4,01,795 उसको काउंसलिंग आईडी मिली, यानी 2 काउंसलिंग आईडी मिली उसे, 2 काउंसलिंग करवानी है, और उसको ज्यादा चांस है कि संस्कृत में कॉलेज जल्दी मिल जाए। ठीक है ना कि सर ये नंबर ये एग्जैक्ट है या ये एग्जैक्ट है। तो बेटा ध्यान रखना ये तो तुम्हारे एग्जाम में आए थे, बट अब तुम्हारे जो नंबर हो रहे हैं वो हो रहे हैं ये जो प्रतिशत है। अब प्रतिशत में सीधी सी बात है 600 का पूर्णांक था 600 से निकाल सकते हो, यानी कि अगर आप देखोगे तो 100 से 100 के 2 जीरो से 6 के 2 जीरो कट जाएंगे। उस हिसाब से आप ये कर सकते हो कि जो प्रतिशत है उसको 6 से गुणा कर दोगे, 6 से गुणा कर दोगे जिसके नंबर हो जाएंगे 338 नंबर हो रहे हैं उस हिसाब से। तो वो वैसे आपको वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको कैसे और ये आपके कितने नंबर हुए हैं। चलिए अगली बात करते हैं कि सर आगे क्या होगा। तो जब आपको कॉलेज मिल जाएंगे आप रिपोर्टिंग करवा दोगे, रिपोर्टिंग में आपको 13,555 रुपए सबको जमा कराने, चाहे अपर मूवमेंट चाहिए चाहे नहीं चाहिए। सर अपर मूवमेंट किसका होगा, ध्यान रखना अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ही ये होता है कि जो आपको कॉलेज मिला है उससे ऊपर के कॉलेज, यानी अपर मूवमेंट में आपको वही कॉलेज मिलेंगे जो ऊपर थे। आप सोचो कि मुझे सर 8वें नंबर का कॉलेज मिला है पर मुझे 9वें का चाहिए, क्या अपर मूवमेंट में मिल जाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ऊपर वाले कॉलेज ही मिलेंगे। हो सकता है आपको वापस कॉलेज भरने का मौका दे दे तो बात अलग है, बाकी वही कॉलेज मिलेंगे। तो सर क्या करें, अपर मूवमेंट जैसे आप 1 तारीख को संस्था में क्लासेस चालू हो जाएगी, 3 तारीख और 4 तारीख को अपर मूवमेंट के फॉर्म भरवाएंगे, उसमें आप फॉर्म भर दीजिए, आपका अपर मूवमेंट हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा अगर आपने अपर मूवमेंट का फॉर्म भरा है तो उसके बाद अगर अपर मूवमेंट होकर कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है तो आपको दूसरे कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि मुझे दूसरा कॉलेज मिल गया सर मुझे तो वो नहीं चाहिए, मेरे लिए यही अच्छा है यही रख लूं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद उस कॉलेज में जिसमें आपका वर्तमान एडमिशन है उसमें नहीं रह सकता, आपको नेक्स्ट कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। तो ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो सर उसके बाद अपर मूवमेंट के बाद आपको वापस रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी, लेकिन आपको वापस 13,555 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, वो एक बार ही देने हैं। बस ये है कि आप अपर मूवमेंट करवा रहे हैं तो 13,555 आपको वापस नहीं देने, और कॉलेज की जो यूनिफॉर्म लेते हैं या कॉलेज वाले कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वो आप उस समय मत दीजिए। अगर आपको अपर मूवमेंट करवाना है तो उनको बोलिए सर मुझे अपर मूवमेंट करवाना है तो मुझे अभी ये कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरा नहीं होगा तो मैं बाद में आपकी जो भी फीस होगी दे दूंगा या दे दूंगी। सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो 13 तारीख को सेकंड लिस्ट आएगी। क्या सर सेकंड लिस्ट के लिए वापस काउंसलिंग करानी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, आपको वापस काउंसलिंग नहीं करानी पड़ेगी। ठीक है, फिर थर्ड लिस्ट तक आएगी आपकी, ये आपको ध्यान रखना है कि थर्ड लिस्ट तक आपकी आएगी। ठीक है ना, और जब जिसको कॉलेज नहीं मिलेगा ये एडमिशन की जो लास्ट डेट जो होगी यानी 28/7 उसके 45 दिन के भीतर भीतर आपको वापस क्या होगा, रिफंड के फॉर्म भराएंगे, आप रिफंड का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये अभी आपने देखी है कि इसके ऊपर आपकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको पहले संशोधन करवा सकते हैं, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। तो ध्यान रखना कि काउंसलिंग चालू हो गई है और काउंसलिंग कराने की लास्ट डेट जो है उसका भी तुम्हें ध्यान रखना है। देखिए ठीक है ना, काउंसलिंग की लास्ट तारीख 16 तारीख है और 16 तक का बेटा इंतजार मत करना, लास्ट दिन वेबसाइट नहीं चलती है, तो 15 से पहले पहले काउंसलिंग के फॉर्म भर देना। सर कौन से कॉलेज भरे, तो देखो जो यहाँ के चित्तौड़गढ़ के बच्चे हैं उनके लिए हम एक लिस्ट लाएंगे, बॉयज के लिए अलग गर्ल्स के लिए अलग, और आपको बताएंगे कि आपको कौन से कॉलेज भरने चाहिए। ठीक है, फिर अगर उसके बाद बात करें अगली, तो ये पूरा रिपोर्टिंग के संबंध में ये है। अब सर बात करते हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो देखिए पहला तो आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना है जिसमें आपको माता पिता ये सब नाम भरेंगे, 13,555 रुपए की रसीद कटाएंगे आप। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए काउंसलिंग कराते वक्त।
ठीक है। फिर आप उसको अपलोड करेंगे, यानी सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। फिर आपको एक स्वयं घोषणा पत्र जो वेबसाइट में संलग्न है उसको निकाल के भरना पड़ेगा। फिर एक नवीनतम फोटो, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप SC ST OBC MBC या EWS से हैं। फिर मूल निवास चाहिए, ये बनवा लेना नहीं हो तो ठीक है ना। फिर अगर सब कैटेगरी यानी विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है, दिव्यांग है या एक्स आर्मी मैन है, वो भी उनके सर्टिफिकेट चाहिए। और 12वीं कम से कम 50% जनरल और कैटेगरी वालों के लिए 45% से होनी चाहिए। और रिपोर्टिंग के लिए अभ्यर्थी को स्वयं जाना पड़ेगा। लास्ट डेट तक अगर वो नहीं गया तो उसका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, ये माना जाएगा कि उसको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये मान लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ध्यान रखें कि सर मेरे संस्कृत थी तो अपन ने बात कर ली कि संस्कृत वाले को दोनों में काउंसलिंग अलग अलग करानी है, एक का पैसा उसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करें, सर मेरे तो माता पिता के नाम में, मेरे नाम में, जन्म तारीख में गलती रह गई, क्या करूं। तो बेटा ये एक आप फार्म देख रहे हो, ये फार्म आपको भरना है कि सर महोदय मेरा नाम फला वाला था और उसमें मुझसे ये गलती हो गई, और ऐसा करके एक 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको नोटरी करा के देना है, उससे आपका काम हो जाएगा। और ये एक स्वयं घोषणा पत्र भी आपको देना है, आंशिक संशोधन वाला, जिसमें क्लियर लिखा है अगर आपके कोई संशोधन है तो, कि आपको क्या करना है, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रारूप में 50 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी करवा के देना है, ये सारी चीजें, ठीक है, ध्यान रखना। अब सर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई क्या, बिल्कुल बेटा काउंसलिंग का आ गया है, लेकिन अभी फॉर्म काउंसलिंग का नहीं भरा रहा है। जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हो तो लिखा आ रहा है कमिंग सून, यानी कि अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ, केवल उसमें अपडेशन हुए हैं। अब बात करते हैं अगली कि सर मेरे एग्जैक्ट मार्क्स देखने हैं, कैसे देखूं। तो बेटा अभी तक तो वेबसाइट पर नहीं आया है, पर देखो मैं आपको 2025 में क्या हुआ था थोड़ा वो समझाता हूं, कि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। देखो ये अभी 2026 की वेबसाइट खोल रखी है मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही 25 में भी हुआ था, तो 25 में क्या मौका दिया गया था कि जब आपका काउंसलिंग हो गई, उसके बाद एक ऑप्शन आया गया था मार्क कैलकुलेट करने का। क्या आया था कि सर आप अपने मार्क देख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने हुए, क्योंकि इस बार शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, इस बार खंड के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ए भाग का अलग नॉर्मलाइजेशन, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, अभी तक ये 26 वाले में नहीं आया, 25 वाले से समझा रहा हूं आपको, से यहां मांगेगा कि इंटर परसेंटेज आफ्टर स्केलिंग, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने परसेंट हुए। यहां आप जैसे ही डालोगे, जैसे कि मैं मानना कि डालता हूं कि सर मेरे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 65% हो गए थे, ठीक है। और जैसे इसको प्रोसीड करूंगा मैं, वो एक्चुअल में मेरे बता देगा पिछले साल से कि आपके 65% हो रहे थे, यानी कि आपके नंबर हुए 390। इसमें डाल के मत देखना, इससे पता नहीं चलेगा, वो तो इसी में आएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल बचते हैं तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, कितने नंबर वाला काउंसलिंग करवाऊं। तो देखो बेटा, सारे यूट्यूब वाले बताएंगे इसको पक्का कॉलेज मिलेगा, इसको डाइट मिलेगी, बेटा किसी को कुछ पता नहीं है कि किसको मिलेगा। एक आइडिया बता सकता हूं मैं आपको कि कितने पे मिला था। तो देखो डाइट की बात करें अगर, तो डाइट आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा, आपके जिले पे डिपेंड करेगा कि आपके जिले में हाई मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं। फिर भी एक आप आइडिया मान सकते हो कि 420-25 तक वाला जो बच्चा है उसको संभावना है कि डाइट मिल जाए, ठीक है। 425 मान लो, 420 मान लो, यहां तक डाइट मिल सकती है। सर काउंसलिंग किसको करानी चाहिए, तो पिछले साल 410 वाले बच्चे को, ओबीसी वाले को कॉलेज मिला था, ठीक है, ये ध्यान रखना। एससी एसटी की बात करूं तो 300, जहां तक मेरी बात हुई है 366 वाले को कॉलेज मिला था, यानी मेरा ये मानना है। और संस्कृत वाले विशेष ध्यान रखना, चाहे तुम्हारे 300 नंबर भी है ना, संस्कृत की काउंसलिंग करवाना कॉलेज मिलने के चांस है। सब कैटेगरी वाले हैं, विधवा, परित्यक्ता, डिवोर्स, एक्स आर्मी मैन, कितने भी नंबर हैं, चाहे 200 नंबर भी है ना, तो भी काउंसलिंग सबको करवानी है। आशा करता हूं अब आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बच गया है तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट में डालें, हम आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जब तक आपको कॉलेज अलॉट होकर क्लासें नहीं चल जाती हैं, हम हमारे यूट्यूब के माध्यम से
आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।